प्यारे बच्चों, पिछली बार हमने पढ़ा था कि रासायनिक समीकरण को किस प्रकार लिखा जाता है। अब हमने ये साथ साथ में ये भी डिस्कस किया था कि रासायनिक समीकरण में बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। जैसे कि एक एग्जाम्पल आपके पास लिखा गया था एक कि मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, पर हमने कहा था इसमें परमाणुओं की संख्या अगर हम गिनते हैं तो 1, इसमें परमाणुओं की संख्या 2, इसमें परमाणुओं की संख्या 1 और इसमें परमाणुओं की संख्या 1। यानी मैग्नीशियम और बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में मैग्नीशियम की संख्या तो बराबर है, परंतु ऑक्सीजन की संख्या, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या समान नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये समीकरण जो है वैज्ञानिक दृष्टि से सही नहीं है। इस तरह के समीकरण को हम कहते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण या ढांचा समीकरण। कंकाली मतलब जो केवल ये बताती है कि कौन सी पदार्थों के मिलने से क्या बन रहा है, तो इसको ढांचा समीकरण या कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। आगे हम देखेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। देखिए हम यहाँ पर संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या महत्व है। तो कक्षा 9 में हमने एक चीज़ पढ़ी है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये नियम ये कहता है कि किसी भी रासायनिक क्रिया में द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात यानी जो भी द्रव्यमान आप बाईं साइड लेंगे उतना ही द्रव्यमान आपको दाईं साइड पता होना चाहिए, मिलना चाहिए। इसका मतलब बाएं पक्ष में परमाणुओं की संख्या और दाएं पक्ष के परमाणु की संख्या दोनों आपस में समान होनी चाहिए। तो इसमें लिखा है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। अब द्रव्यमान कब बराबर होगा? जब परमाणुओं की संख्या समान होगी, तभी द्रव्यमान बराबर हो जाएगा। तो इसमें लिखा है कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले व पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है, इसीलिए हम इसे कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। यानी जो समीकरण आपने ऊपर लिखी है, जिसे आप ढांचा समीकरण या कंकाली समीकरण कह रहे हैं, उसको संतुलित करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि परमाणुओं की संख्या बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में बराबर रहनी चाहिए, यानी अभिकारक पक्ष और उत्पाद पक्ष में बराबर रहनी चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपकी रासायनिक समीकरण वैज्ञानिक दृष्टि से सही नहीं है। और कौन से नियम के हिसाब से सही नहीं है? नियम का नाम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। नियम जो यहाँ पर हम सही समझेंगे वह है द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के हिसाब से आपकी समीकरण सही नहीं है, जिसके हिसाब से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसीलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। परीक्षा में प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि कंकाली रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। अब यहाँ पर हम संतुलन के तरीके बता रहे हैं कि किस तरह हम चरणबद्ध रूप से समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। समीकरण को चरणबद्ध संतुलित करना सीखेंगे हम यहाँ पर। उदाहरण के तौर पर आपको एक शब्द समीकरण दिखाई गई है, जिसके हिसाब से जिंक धातु को जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराई जाती है तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। देखो, जिंक एक धातु है, सल्फ्यूरिक अम्ल एक अम्ल है यानी खट्टा पदार्थ है। दोनों की क्रिया हमने कराई तो जिंक का सल्फेट बनता है, यानी जिंक सल्फेट के साथ क्रिया करके जिंक सल्फेट यानी सल्फ्यूरिक अम्ल और जिंक क्रिया करके जिंक सल्फेट बना लेते हैं और साथ में एक गैस बनती है जिसे हाइड्रोजन गैस कहते हैं। ये चित्र आपने पहले भी देखा है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको पीछे ले चलता हूँ, कहीं पर आपने चित्र देखा होगा। ये है, ये यहाँ पर कि जिसमें एक जिंक धातु के टुकड़ों को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराई जा रही है। इस चित्र में आपको दिख रहा है कि जिंक के छोटे छोटे टुकड़े लिए गए हैं, इनकी क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई जा रही है जिंक की, और एक शंक्वाकार फ्लास्क यानी शंकु के आकार का फ्लास्क लिया गया है। इस फ्लास्क में एक कॉर्क लगा दिया गया है। कॉर्क ऐसा है जो छिद्रित है और जिसके अंदर एक पाइप डाली गई, नली डाली गई है। इस नली से क्या होगा? जो गैस बनेगी वो बाहर निकल जाएगी। तो ये पाइप यहाँ पर, नली यहाँ पर डाली गई है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जब जस्ता जो है वो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो एक गैस बनती है जिसका नाम है हाइड्रोजन गैस, और वो इससे बाहर निकल जाती है, यानी आपके जो फ्लास्क आपने लिया है, जो बर्तन लिया है, उससे बाहर निकल जाती है। अब इस समीकरण को कैसे लिखेंगे? तो समीकरण को लिखने का तरीका क्या है कि हमने लिया जिंक धन सल्फ्यूरिक अम्ल देता है हाइड्रोजन गैस, और इसमें जो नया पदार्थ बनेगा इसके अंदर उसका नाम है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट
यानी जो नया पदार्थ बना इसमें वो बना, उत्पाद जो नया बना वो बना जिंक सल्फेट, धन कौन सी गैस बनी, हाइड्रोजन गैस। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम कैसे दर्शाते हैं और कैसे हम इसको संतुलित करते हैं, ये हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब यहाँ देखें आप कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हमने इसको समीकरण रूप में लिखा है यहाँ पर कि जिंक धन सल्फ्यूरिक अम्ल देता है जिंक सल्फेट धन हाइड्रोजन गैस। जिंक को आप लिखते हैं Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है ZnSO4, जिंक सल्फेट का सूत्र होता है ZnSO4, सॉरी यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और जिंक सल्फेट का ZnSO4 और हाइड्रोजन का सूत्र होता है H2। तो आपने समीकरण जो बनाई है वो ये बनी है, वो समीकरण आपकी बनी है Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। यानी ये कौन से पक्ष हो गए, अभिकारक पक्ष। ये क्या बना, उत्पाद पक्ष। उत्पाद में दो पदार्थ बने, अभिकारक में भी दो पदार्थ आपस में क्रिया कर रहे हैं। अब हम इसको संतुलित करना चाहते हैं। संतुलित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण को आगे देखते हैं किस प्रकार हम इसको संतुलित कर पाते हैं। हमने अभिकारकों की पक्ष में, उत्पाद और अभिकारक पक्ष में परमाणुओं की संख्या को लिखा। तो जिंक के परमाणु अगर आप देखेंगे तो एक बाईं साइड भी है, एक दाईं साइड भी है। हाइड्रोजन के परमाणु दो बाईं साइड हैं, दो दाईं साइड है। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब राइट हैंड साइड, अभिकारक पक्ष और उत्पाद पक्ष। इसी तरह S की संख्या, सल्फर की संख्या एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, और ऑक्सीजन की संख्या एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है। इसको मैं फिर से आपको ऊपर से गणना करके दिखा देता हूँ। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे देखिए मैं इसको थोड़ा और बड़ा करके बताता हूँ। जिंक में परमाणुओं की संख्या हो गई, इसके नीचे तीर लगाएं, 1। हाइड्रोजन की हो गई 2, सल्फर की हो गई, जो अलग अलग परमाणु आपको दिख रहे हैं, अलग अलग तत्व आपको दिख रहे हैं उनके परमाणु, इसकी 1, और ऑक्सीजन की हो गई 4। तो बच्चों जो एक साथ जुड़े होते हैं उनको एक ब्रैकेट में लिख देते हैं ऐसे, यानी ये एक साथ है। इसी तरह जिंक की हो गई 1, Zn 1 हो गया, S की हो गई 1, O की हो गई 4। तो ये सब एक साथ हैं क्योंकि यौगिक हैं ये, इसलिए इनको ब्रैकेट में एक साथ लिख देंगे। और हाइड्रोजन की हो गई 2। अब आप तुलना करें, एक जिंक यहाँ भी है, एक जिंक यहाँ भी है, बराबर हो गए हैं। 2 हाइड्रोजन यहाँ भी है, 2 हाइड्रोजन यहाँ भी है, बराबर हो गए हैं। एक सल्फर यहाँ है, एक सल्फर यहाँ है, बराबर हो गया। 4 ऑक्सीजन यहाँ, 4 ऑक्सीजन यहाँ है। तो बाएं पक्ष में परमाणुओं की संख्या और दाएं पक्ष में समान परमाणु आपको दिख रहे हैं इस रासायनिक समीकरण में। तो इसका मतलब ऐसी समीकरण जिसमें बाएं पक्ष के परमाणुओं की संख्या दाएं पक्ष के परमाणुओं की संख्या के समान होती है, इसको हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि दोनों ओर तीर के निशान के दोनों ओर के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान है, इसलिए यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब ऐसे ही प्रयास हम एक दूसरी समीकरण के साथ करने की कोशिश करते हैं। Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2, इसको कैसे बैलेंस करेंगे। पहले तो हम इसमें देखें इसमें हुआ क्या है। अगर हम इसको देखना चाहेंगे परमाणुओं की संख्या के हिसाब से, तो देखें Fe के परमाणुओं की संख्या यहाँ पर 1 है, यहाँ पर है 3, यहाँ पे H जो है वो 2 है, और यहाँ पर है 2 बराबर है। O यहाँ पर एक ही है, लेकिन इसको कैसे लिखा जाएगा, ब्रैकेट में। क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि यौगिक है। लेकिन O यहाँ पर कितना है, 4 है, ये भी ब्रैकेट में लिखा जाएगा क्योंकि यौगिक रूप में है। तो यहाँ पर दोनों समीकरणों में अंतर है, यानी ये Fe इस Fe के बराबर नहीं है, ये H इसके बराबर है, ठीक है, लेकिन ये O इस O के बराबर नहीं है। तो इस प्रकार हमें जो है देखने को मिलता है कि इस समीकरण में बहुत सारी त्रुटियां हैं। त्रुटियां क्या हैं कि बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर नहीं है। अब हम इसको कैसे संतुलित करेंगे ये हमें देखना है। तो पहले हम संतुलित करेंगे पहले यौगिक से, पहले तत्व से। तो पहला तत्व हो गया 1, Fe1 है, यहाँ पे 4 है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम 3 बनाएंगे। तो 3 कैसे बनाएंगे बच्चों, किसी संख्या को बड़ी संख्या कैसे बनाया जाता है, उतने से गुणा करके, एक को एक से गुणा, एक का उससे गुणा करके। तो 3 एकम 3, ये आपके हो गए, यानी 3 यहाँ भी हो गए, 3 यहाँ भी हो गए, बराबर हो गए आपके। उसके बाद आता है ऑक्सीजन का नंबर। यहाँ कितने ऑक्सीजन है बच्चों, 1, और यहाँ कितनी है, 4।
पहले आप Fe बराबर कर दिया आपने, उसके ऑक्सीजन का नंबर आया, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 ही है, तो 1 को 4 बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा, 4 से। तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी 4 से गुणा, चौगुना कर दिया आपने परमाणुओं को। यानी इस यौगिक के जो यौगिक था आपका H2O, उसके आपने 4 अणु ले लिए, तो 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, इस तरह आप देख रहे हैं। और 4 एकम 4 ये भी बराबर हो गया, यानी ऑक्सीजन यहाँ बराबर हो गए और आयरन यहाँ बराबर हो गए, Fe बराबर हो गए। अब बच गई हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास रह गए 8 और आपके पास है 2, तो 2 को 8 बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा, 2 चौको 8, तो 4 दूनी 8। अब हम देख पा रहे हैं कि जितने हाइड्रोजन हमने यहाँ लिए थे उतने यहाँ भी हो गए बराबर। तो बच्चों, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना किसके द्वारा करना है, अंगों को गुणा करके। जैसे बाएं पक्ष में दाएं पक्ष में किसी निश्चित संख्या का गुणा करके आप इससे रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। एक उदाहरण फिर से मैं आपको इसको थोड़ा साफ तौर से इसको दिखा देते हैं आपको। देखिए, उदाहरण के तौर पर ये क्या था, Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। तो इसमें हम देख रहे थे कि Fe का एक ही परमाणु है, यहाँ पर 3 परमाणु हो गए, यहाँ पर H के 2 परमाणु हैं, यहाँ पर H के 2 हैं, बराबर लग रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 है पर यहाँ पे ऑक्सीजन का 4 है। तो इस तरह हम इनमें अंतर दिख पा रहे हैं। फिर आप Fe को बराबर करना चाहेंगे, क्योंकि Fe यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो निश्चित है कि आप किसी संख्या से इसको गुणा करेंगे। किस संख्या से करेंगे, जो बराबर हो सके, तो 3 से, 3 एकम 3, तो 3 यहाँ भी हो गए और 3 यहाँ पर भी हो गए, ये आपकी संख्या बराबर हो गई। इसी तरह आप हाइड्रोजन तो आपके बराबर हैं ऑलरेडी, तो आप तीसरे परमाणु को देखेंगे, ऑक्सीजन, ये 1 है, ये 4 है, तो इसको 4 बनाने के लिए, क्योंकि मैंने कहा था यौगिक रूप में है, तो ब्रैकेट आप जो है सबके बाहर लगा सकते हैं पहले से ही ऐसे। आपने बोला इसको 4 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे बच्चों, 4 से गुणा करेंगे। 1 को 4 बनाने का तरीका क्या है, 4 से गुणा करो, 4 एकम 4 और यहाँ पे 4 दूनी 8, और यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 4 ऑलरेडी था ये, तो ये 4 और ये 4 बराबर हो चुके हैं। यहाँ पर कितना हो गया, 8, हाइड्रोजन हो गया 8, यहाँ पे 2 ही हैं, तो 2 को 8 बनाने का तरीका क्या है, 4 से गुणा करो, 2 चौको 8। अब हम देख रहे हैं कि परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर काट दी गई है, 3 को 3 मिल गए हैं, 8 को 8 मिल गए हैं और 4 को 4 मिल गए हैं, तो बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर हो गया। अब बच्चों करना क्या है कि जो परमाणुओं की संख्या आपने गुणा की है, यानी जितने गुना आपने लिए हैं परमाणु, उनको गुणा वाले अंक को ऊपर लिख दिया जाता है। तो गुणा वाला अंक इसके लिए कितना हो जाएगा, 3। इस परमाणु के लिए या इस यौगिक के लिए, इस अणु के लिए गुणा वाला अंक क्या हो जाएगा, 2। इसके लिए कुछ नहीं होगा क्योंकि आपने किसी से गुणा नहीं किया, तो इसको 1 लिख लेंगे, 1 मतलब कुछ नहीं, ठीक, 1 मतलब एक ही परमाणु लेंगे, तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 ऑलरेडी है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 होता है। लेकिन यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा क्योंकि आपने 4 परमाणु लिए हैं। तो आपकी समीकरण हो जाएगी 3Fe प्लस 4H2O, 1 हम लिखेंगे नहीं और 1 हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, और यहाँ पर हमें 4 लिखना पड़ेगा। तो आपकी बैलेंस इक्वेशन क्या हो जाएगी, आपकी बैलेंस इक्वेशन हो जाएगी 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। इस तरह आपने इसको समझना है, इस तरह आप समझ गए होंगे कुछ ना कुछ। तो इसकी बैलेंस इक्वेशन हो गई आपकी, अभी हमने निकाला था 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe, तो 3 बराबर हो गए थे, ये Fe इस Fe के बराबर हो गया था, और यहाँ पे 4 यहाँ भी हो गए, और मैंने ये कहा था ब्रैकेट है, तो ये 4 एकम 4 यहाँ भी हो गए, 4 यहाँ भी हो गए, तो ये तो बराबर हो गया। हाइड्रोजन हो गए 4 दूनी 8, तो इसको 2 चक्को 8, 4 से गुणा करके ये 8 हो जाएंगे, ये भी 8 हो जाएंगे। तो इस तरह हम समझ गए कि इस रासायनिक समीकरण में आपका जो राइट इक्वेशन होगी वो क्या होगी, 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। ये आपकी संतुलित रासायनिक समीकरण होगी। ये कैसे आई है, ये आप वीडियो देखते देखते कॉपी में नोट करते रहेंगे और समझते रहेंगे साइड बाय साइड। आगे देखिए,
ये देखिए इन्होंने बॉक्स बना के इसको संतुलित किया है। अब इनका तरीका थोड़ा सा अलग है मेरे तरीके से, पर फिर भी आप देख लें। इन्होंने कहा Fe बाएं पक्ष में 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है। तो उन्होंने कहा कि कैसे इसको संतुलित करेंगे हम। इसके लिए परमाणु को, बाएं पक्ष के परमाणु को दाएं पक्ष के परमाणुओं के बराबर इन्होंने सिद्ध करने की कोशिश की है। तो वही चीज़ जो मैं कर रहा था, वही चीज़ इन्होंने अपने तरीके से करने की कोशिश की है। H2O में 1 है, Fe3O4 में 4 है, तो इसको 4 से गुणा करने के लिए इसको 4H2O करना पड़ेगा। ये देखो 4 गुना करना पड़ेगा इसको संतुलित करने के लिए, ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए। ऑक्सीजन एक ही है यहाँ पर, तो यहाँ पे 4 है, तो 1 को 4 बनाने का तरीका क्या है, 4 से गुणा किया। तो यही हम यहाँ पर भी देख रहे थे कि हमारी समीकरण के हिसाब से हमने इसको 4 गुना किया था। ये देखिए 4 गुना किया था यहाँ पर, आपको दिख रहा होगा 4H2। फिर इसको हमने 3 गुना करना पड़ा था 3Fe बनाने के लिए, और जब हमने H2 को चौगुना कर दिया तो यहाँ पे 4 को भी चौगुना करना पड़ेगा, 4H2 करना पड़ेगा यहाँ पर। इन्होंने थोड़ा अपने तरीके से लिखा है, पर हमारा जो तरीका था, अभी आपने वीडियो बनते हुए या देखते हुए नोटिस किया होगा, उस तरीके से हम इसको बना के रख सकते हैं। तो जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो कुछ इस तरह आएगी, जो कर चुके हैं वो है ये 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 2H2। ये आप समझ गए होंगे आप किस तरह हम किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। इस विधि को कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल की विधि। हिट मैंने प्रयास करें, हिट मतलब सही उत्तर निकालना, और ट्रायल मीन्स बार बार प्रयास करना। तो बार बार प्रयास करके आप सही उत्तर निकालने की कोशिश करते हैं। एक कोई और समीकरण हम ले लें जिसको हम बैलेंस कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर ये इन्होंने फिर से बैलेंस करके दिखाई है, ये आपको दिख रही है फिर से बैलेंस इक्वेशन। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 3Fe प्लस 4H2 गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। अब बच्चों इसमें आपको एक नई चीज़ देखने को मिल रही होगी, इसमें आपको S लिखा हुआ देखने को मिल रहा होगा, G लिखा हुआ देखने को मिल रहा होगा, S दिख रहा होगा, G दिख रहा होगा। ये कहाँ से आए बच्चों? ये वो संकेत हैं जो कि किसी रासायनिक समीकरण को पूर्ण सूचना देने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अभी आपने देखा इस चीज़ को कि ये समीकरण हमने यहाँ पर लिखे हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। अभिकारकों एवं उत्पादों के गैस, द्रव, जलीय या ठोस अवस्थाओं को गैस के लिए G, लिक्विड के लिए L, एक्वस यानी जलीय के लिए AQ और ठोस के लिए S लिखना पड़ता है, यानी सॉलिड लिखना पड़ता है। AQ किसके लिए लिखते हैं? जब हम उसको पानी में घोल देते हैं तो एक्वस कहा जाता है। एक्वस मीन्स जलीय घोल। तो यहाँ पर जो आपको दिखाया गया है इस समीकरण में, क्या दिखाया है आपको? यहाँ पर इसको और इन्फॉर्मेटिव बना दिया गया है, यानी और सूचना दे दी गई है। उसमें क्या सूचना जोड़ी गई है कि जो आप आयरन लेंगे वो आप सॉलिड लेंगे, और इसके अलावा जो आप आयरन लेंगे वो सॉलिड लेंगे, जो आप जल लेंगे वो गैसीय रूप में लेंगे यानी भाप के रूप में लेंगे, और जो आयरन ऑक्साइड बनेगा वो फिर से सॉलिड बनेगा, और जो हाइड्रोजन बनेगी वो गैसीय रूप में बनेगी। तो इस समीकरण को और क्या बना दिया गया है? इस समीकरण को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना दिया गया है, सूचनाप्रद बना दिया गया है। इस तरह को हम कहते हैं, इस तरह की रासायनिक समीकरण को हम कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण, क्योंकि और साथ साथ में इसमें अलग अलग संकेतों का प्रयोग भी किया गया है भौतिक अवस्था दर्शाने के लिए। तो इस तरह आप किसी समीकरण को और सूचनाप्रद भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे आपके पास समीकरणें आ गई हैं जिनमें अलग अलग चीज़ें, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कार्बन मोनोऑक्साइड वाली इक्वेशन। कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके मेथेनॉल बना रही है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हो गई, हाइड्रोजन भी गैस हो गई, और मेथेनॉल जो है वो लिक्विड हो गया। यहाँ पर एक चीज़ और दी गई है 340 एटमॉस्फेयर, यानी ये क्या बता रहा है? दाब बता रहा है, कितने दबाव में आपने उसको रखना है। तो एक नई सूचना डाल दी गई है। इसी प्रकार से आप अगले में देखेंगे, अगले में आपको क्या दिख रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, यहाँ पर आपको दिख रही है अगली समीकरण CO2 प्लस 12H2O, 6CO2 प्लस 12H2O गिव्स
6CO2 प्लस 12H2 गिव्स ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। लेकिन यहाँ पे CO2 किस फॉर्म में होनी चाहिए? एक्वस यानी पानी में घुली होनी चाहिए। जो जल है वो तो लिक्विड अवस्था में होना ही चाहिए। ऑब्वियस होगा कि वो पानी तो द्रवी होता है। सूर्य का प्रकाश यहाँ पे चाहिए आपको। क्लोरोफिल चाहिए जो कि पत्तियों में पाया जाता है। ग्लूकोज बनेगा वो भी घुलित अवस्था में बनेगा यानी जल में घुला हुआ रहेगा। ऑक्सीजन वो भी जल में घुल जाएगी और जो जल होगा वो आपको जल के रूप में देखने को मिलेगा, जो जल बनेगा उत्पाद के रूप में। तो यहाँ पर इस समीकरण में बहुत सारी चीज़ें जोड़ दी गई हैं। क्या जोड़ दी गई हैं? आपको दिख रहा होगा। एक तो इनके सिंबल जोड़ दिए गए हैं, संकेत जोड़ दिए गए हैं कि कौन किस रूप में देखने को मिलेगा। दूसरा जो भौतिक अवस्थाएं आपको चाहिए वो भी बता दी गई हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, जैसे ऊपर वाले में इतने का दाब चाहिए। कहीं पर ताप भी मेंशन करना पड़ता है। तो ताप, दाब या उत्प्रेरक, उत्प्रेरक मतलब वे पदार्थ जो रासायनिक क्रिया को बढ़ा या घटा देते हैं, उनकी अगर उपस्थिति दर्शानी होगी तो भी आपको इसको प्रयोग करना पड़ेगा या आपको लिखना पड़ेगा बीच में। तो इस प्रकार से किसी रासायनिक क्रिया को और सूचनाप्रद बनाने के लिए हमें इतनी सारी चीज़ें डालनी होती हैं उसमें। हमें ताप, दाब, उत्प्रेरक की उपस्थिति का पता बताना होता है। साथ साथ में पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं का पता भी बताना होता है कि सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है या एक्वस है। इस तरह से हम किसी रासायनिक समीकरण को पूरी तरह से संतुलित कर सकते हैं। तो यहाँ तक आप समझेंगे। आज के टॉपिक में इतना ही।